जब ये लड़का एकेडमी हॉल में उठता है तो उसे नहीं पता होता कि वो वहां कैसे पहुंचा या उसके आस माइनस कौन लोग हैं। फिर उसे एहसास होता है ये सब उस पत्र की वजह से हुआ है। अभी कुछ देर पहले वो अपने कमरे में गेम खेल रहा था, तभी अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक डिलीवरी बॉय ने उसे एक पैकेज दिया जिसे उसने ऑर्डर नहीं किया था और एक बेवकूफ की तरह शाओलिन तुरंत उसे खोल देता है। जैसे ही वो उसे खोलता है वो किसी अनजान आयाम में पहुंच जाता है। पता चलता है कि वो पैकेज वास्तव में डॉन एकेडमी में एडमिशन लेटर था और बस ऐसे ही कामा शाओलिन अब किसी दूसरी जादुई एकेडमी में फंस गया है या स्टाइल पॉइंट्स के लिए फार्मिंग कर रहा है। उसका इंस्ट्रक्टर उसका स्वागत करता है जबकि बाकी लोग उतने ही कंफ्यूज हैं। खुद का परिचय देने के लिए ये आदमी सभी को सुशी की तरह काट देता है और फिर सभी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। सबसे पहले उन्हें एक संभावित मूल्यांकन परीक्षा देनी होगी। ये किसी के गुणों का मूल्यांकन करने जैसा है और जहां कुछ लोगों को 32 अंक तक मिलते हैं। हमारे लड़के को गॉटचा देवता नापसंद करते हैं और अंत में उसे केवल 9 अंक मिलते हैं। ये ग्रह पर सबसे घटिया स्कोर है जिससे हमारे लड़के को एक और हारने वाले का खिताब मिल गया है। अपनी पूरी जिंदगी में इस आदमी ने हर किसी से हारने वाला शब्द ही सुना है। वो तंग आ चुका है और इस घटिया लेबल को हमेशा के लिए बदलना चाहता है। शाओलिन चिप छीन लेता है और दहाड़ता है कि वो खुद को साबित करेगा। कुछ उम्मीदवार एक प्रतिभाशाली छात्र की अफवाहों के बारे में उत्सुक हैं। चिनवान बताता है कि ऐसे लोग भगवान की किस्मत से चुने जाते हैं, वे परम प्रतिभाशाली होते हैं। एक बदमाश आगे आता है जिसके इस ग्रुप में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं गुआ। दुर्भाग्य से उसके पास भी कोई खास प्रतिभा नहीं है। अकादमी के सदस्य अकल्पनीय धन कमा सकते हैं और किसी भी चीज के लिए पॉइंट एक्सचेंज कर सकते हैं। शाओलिन द्वारा छीना गया कार्ड अचानक सामने आता है जिससे उसके आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक घटाया हुआ जीवनकाल प्रणाली भी है जिसका मतलब है कि प्रत्येक मृत्यु 10 साल कम करती है और शून्य पर पहुंचने का मतलब है स्थायी मृत्यु। दिलचस्प बात यह है कि शाओलिन को एक छिपी हुई प्रतिभा के साथ असामान्यता का अनुभव होता है। एक SS- रैंक गुप्त प्रतिभा जिसे F- क्लास के बराबर एक कौशल की नकल करने की क्षमता सीखना कहा जाता है। यह उसके भाग्य को बदलने के लिए सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता बन जाता है। छात्रों में से एक चिंता में पड़ जाता है, यह सवाल करते हुए कि इस जीवनकाल प्रणाली का क्या मतलब है। आखिरकार इस आदमी के पास केवल 9 साल बचे हैं जिसका मतलब है कि एक बार मरने पर वो खत्म हो जाएगा। क्रूर परामर्शदाता उसके सिर पर थप्पड़ मारता है और पुष्टि करता है कि बच्चा वास्तव में एक बार मरने के बाद मर जाएगा, लेकिन चिनवान को लगता है कि ये एक जैकपॉट है और शोक करने की कोई बात नहीं है। वो समझाता है कि वास्तविक दुनिया में जीवनकाल प्रति वर्ष गिना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक बार मौत होने पर आपकी मृत्यु की पुष्टि हो जाती है। हालांकि इस विशिष्ट दुनिया में जीवनकाल वास्तव में एक मूल्यवान संसाधन है। यह एक प्रकार का क्रेडिट है जिसका उपयोग कोई व्यक्ति मिशन पूरा करने और अपने आंकड़ों को बढ़ाने के लिए कर सकता है। यह पागल होने और विकसित होने का एक अवसर है। जिस हारने वाले के सिर पर चोट लगी है वो अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ, जबकि चिनवान ने बताया कि कैसे ये एकेडमी छात्रों को अपनी किस्मत बदलने का मौका देती है। लोग ज्ञान कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी भी बेहतर कर सकते हैं, एलन डैडी लेवल की दौलत पा सकते हैं। जब तक उनके पास क्रेडिट है वे अमर हो सकते हैं क्योंकि एक मौत से अधिकतम 10 साल कम हो सकते हैं। बदमाश शियाओ युवा बोलती है और सवाल करती है कि क्या ये नियम सिर्फ एकेडमी के अंदर ही लागू होता है या हर जगह लागू होता है। अच्छी बात यह है कि काउंसलर ने खुलासा किया कि ये नियम धरती पर हर जगह लागू होगा, बशर्ते उम्मीदवार पहले एकेडमी का सदस्य बन जाए। बातचीत खत्म होने के बाद चिनवान उन्हें प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार करता है। अपनी उंगलियां चटकाते हुए वो उन्हें वहीं रहने और एक भी मांसपेशी न हिलाने का आदेश देता है। ट्रांसमिशन से टेलीपोर्टेशन सीक्वेंस की उल्टी गिनती 3 बजे से शुरू होने की पुष्टि होती है। हमारे लड़के सहित हर छात्र अपने डर का अनुमान लगा रहा है और जैसे ही घड़ी 1 बजा उम्मीदवार हॉल से गायब हो जाते हैं, केवल काउंसलर पीछे रह जाता है। शिनुआन गुस्से में हाथ फेरता है। उसे गुस्सा आता है कि इस छोटे बैच में एक भी स्टूडेंट में वो टैलेंट नहीं है जिसकी उम्मीद की जा सकती है, जिसका मतलब है कि उसे अच्छे इंस्ट्रक्टर के तौर पर अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा। जब वो अपनी किस्मत पर खुश हो रहा होता है तभी उसका सहकर्मी जो खिलौने जैसा शरीर वाला है अपनी शान दिखाने आता है। एंड्रयू टेट से भी ज्यादा बाल और सिगार जलाते हुए वो दिखाता है कि उसकी क्लास में पहले ही A और B रैंक लेवल के 2 टैलेंटेड स्टूडेंट आ चुके हैं। दूसरी तरफ शिनुआन बस इतना ही कह सकता है कि उसके एक स्टूडेंट के पास 40 से ज्यादा स्टेट पॉइंट है, लेकिन टैलेंटेड स्किल्स के सामने ये कुछ भी नहीं है क्योंकि पिछले साल ही एक SS- रैंक स्टूडेंट भी बना था। चिनुआन जवाब देता है कि ये झूठ है। उनके डेटाबेस में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि SS- रैंक टैलेंट वाला कोई स्टूडेंट है। असल में H-S- रैंक भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए यह सोचना नामुमकिन है कि उससे ऊपर का कोई स्टूडेंट हो सकता है हमारे लड़के को छोड़कर। सीन गोब्लिन डेन में कट जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परीक्षा स्थल जहां सभी अभ्यर्थी इकट्ठे हुए हैं असहनीय दुर्गंध पर टिप्पणी करते हैं। वे तुरंत अपनी नाक ढक लेते हैं इससे पहले कि उनके सामने एक संदेश पॉपअप हो। नोटिफिकेशन में उनके कार्य को जंगल से भागकर 60 मिनट के अंदर
कर सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने के लिए कहा गया है। साथ ही गोब्लिन राजा और 5 गोब्लिन को मारने का अतिरिक्त कार्य भी है। मुख्य कार्य 10 क्रेडिट और 100 रिडेम्पशन पॉइंट देता है जबकि वैकल्पिक कार्यों में बहुत अधिक क्रेडिट और रिडेम्पशन बोनस होते हैं, जिससे प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा प्रत्येक अभ्यर्थी को आनंद लेने के लिए एक उपहार बॉक्स दिया गया है, जिसमें यह अंतिम अनुस्मारक है कि परीक्षा के लिए कोई मृत्युदंड नहीं होगा। ये संदेश अकेले ही कई अभ्यर्थियों की चिंताओं को दूर करता है, जो उत्साह में चिल्लाते हैं कि उनके अंक नहीं काटे जाएंगे। इस बीच ओनिक है अतुएस हमारा लड़का बॉक्स को टैप करता है, अपने पहले हथियार के रूप में एक राजसी नौसिखिया कर्मचारी प्राप्त करता है। हालांकि ये बहुत ही खराब रेटिंग वाला F है। इसके साथ ही वो कर्मचारी के साथ उपयोग करने के लिए छड़ी महारत कौशल प्राप्त करता है। शाओलिन को लगता है कि ये पूरा सिस्टम उसके पहले खेले गए गेम्स जैसा ही है। संक्षेप में, ब्रो इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। हथियार को चलाते हुए वह उसे एक दिशा में इंगित करता है और एक ऊर्जा किरण को फोकस करता है और फिर उसे दूर से फायर करता है और एक बोल्डर में गड्ढा छोड़ देता है। ये अब तक का सबसे अच्छा हिट है, जिससे उसे हथियार का उपयोग करने के लिए 2 अंक मिलते हैं। शाओलिन खुश है क्योंकि अब वो जितना अधिक इस चीज का उपयोग करेगा, उसे इससे उतने ही अधिक लाभ मिलेंगे। इसके अलावा उसके पास एक सेक्सी पैसिव स्किल भी है, जिससे वो दूसरों की तुलना में अपने स्किल्स को दोगुनी दर से बढ़ा सकता है। हालांकि ये लाभ उल्लेखनीय हैं। शाओलिन को अचानक अपने सिर में तेज दर्द का अनुभव होता है। यह सिरदर्द उसके गुण और मैना के बहुत कम होने का परिणाम है, इसलिए वो इस हथियार का उपयोग नहीं कर सकता जैसा उसने सोचा था। एक और आदमी, एक मांसपेशी वाला, एक महान तलवार को अनलॉक करने पर गर्व महसूस करता है, जिसका मैना पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारा लड़का समझता है कि कोई भी उम्मीदवार हथियार का इस्तेमाल किस तरह से करता है, उसी से वो तेजी से लेवल बढ़ा सकता है। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि हथियार घुमाना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तब व्यक्ति की थकान भी एक समस्या है। 60 मिनट की अवधि का पूरा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ये लोग आराम न कर सके। यही वजह है कि शाओलिन को लगता है कि इस प्रक्रिया में उसे शारीरिक हथियारों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जब वो सोच में खोया हुआ था, तभी एक खलनायक उसके पास आता है और उसे हथियारों का व्यापार करने का प्रस्ताव देता है। उसके पास एक तलवार है, लेकिन गेम न खेलने के बावजूद उसे पता है कि कर्मचारी कैसे काम करते हैं। शियाओ यूयू को संदेह है कि ऐसे हथियार के लिए बुद्धि का होना एक अतिरिक्त कारक है, और उसका मानना है कि ताकत वाले हथियार की तुलना में ये उसके लिए बेहतर रहेगा। वो इतनी समझदार है कि उसने ये भी नोटिस कर लिया है कि हमारे लड़के को कर्मचारियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रभावित होकर शाओलिन खुद का परिचय देता है, लेकिन ये लड़की केवल वो बड़ी छड़ी चाहती है, इसलिए हमारा लड़का उसे दे देता है। रुको, क्या? वैसे भी वो इस बात पर जोर देता है कि डंडे को निशाना बनाने की जरूरत होती है, इसलिए उसे इसका इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। शाओलिन की बात करें तो वो अपने सेक्सी नए शॉर्ट के साथ मस्ती कर रहा है। उसके अनुभव के हिसाब से उसे बस यही हथियार चाहिए था। किसी के साथ सहयोग करना सबसे अच्छा है, ये सोचकर वही लड़का आत्मविश्वास से उस बदमाश से पूछता है कि क्या वो उसके साथ टीम बनाना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो मोटा माइनस ताज़ा बदमाश आता है और उससे वही ऑफर मांगता है। यहाँ मौजूद बड़ा आदमी शियाओ के आंकड़ों से प्रभावित होता है और उसे सलाह देता है कि वह अधिकतम सफलता के लिए उसके साथ सहयोग करे। यहाँ तक कि दुबले माइनस पतले शाओलिन को एक घटिया साथी होने के लिए डांटता भी है। जब वो स्थिति का जायजा लेती है तो हमारा लड़का थोड़ा नाराज हो जाता है और सीधे उस आदमी को उसके सामने नकार देता है और फिर मुड़कर पूरी तरह से लड़की बॉस जैसा व्यवहार करता है। वोंगडिन को आसपास के उम्मीदवारों द्वारा अपमानित और उपहास किया जाता है। उसका अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और हताशा में वो उसे सजा के तौर पर आंखें दिखाता है। बेचारे को अचानक धक्का लग जाता है, क्योंकि वो वैंग डिलीन के साथ था जब उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। वो शाओलिन को धमकाता है और अपने कूल आदमी होने का नाटक करता है ताकि वो अपनी खोई हुई पीढ़ी को वापस पा सके। वो बहाना बनाता है कि हमारा लड़का इस परीक्षा में बैठने के लायक नहीं है क्योंकि वो बेकार है। शाओलिन उस लड़के को देखता है और शांति से उसे समझाता है कि उनकी अपनी योग्यताएं परीक्षा का परिणाम तय करेंगी। उसके पीछे न हटने पर डॉन उसे शर्ट से पकड़ लेता है और उस पर हमला करने की धमकी देता है। बिना डरे ब्रो मुस्कुराता है और उसे आश्वस्त करता है कि डॉन को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बदसूरत छोटा भूत उनकी बातचीत के बीच में ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि ब्रो का सिर्फ चेहरा कटता है, लेकिन सच कहूं तो भूत उसके छोटे से चेहरे को ही काट देता है। हरा बौना फिर से हमला करता है, लेकिन डॉन किसी तरह उसे रोक देता है और अपना पहला शिकार बना लेता है। ये मजेदार है कि कैसे वो शाओलिन पर फिर से अपना गुस्सा निकालता है, क्योंकि उस पर हमला होने पर वो बस हंसता रहता है। इससे पहले कि वो हमारे लड़के के बारे में कुछ कर पाता, वो पीछे देखता है और पाता है कि गोब्लिन का पूरा गिरोह जनरेशनल फेट चेक करने के लिए तैयार है। जहां तक इंसानों की बात है, वे पहले से ही भागने के लिए चिल्ला रहे हैं। लड़ाई शुरू होती है और कुछ खिलाड़ी तुरंत ही ढेर हो जाते हैं। हमारे लड़के की तरफ से शाओलिन गोब्लिन के सामने डटा हुआ है। इस सिमुलेशन में सब कुछ असली है, यहाँ तक कि उन्हें होने वाला दर्द भी बहुत असली है। शियाओ अपने डंडे से एक गोब्लिन को मार देती है, जबकि वो एक को स्लैश से मार देता है। माहौल को वर्चुअल माना जाता है, लेकिन एनकोडेड सेटिंग्स बहुत असली हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कोई आम गेम नहीं है। इस तरह की जगह पर एक आम इंसान का कत्लेआम हो ही जाएगा,
चाहे उसके पास कोई भी हथियार हो। कुछ उम्मीदवारों का सुझाव है कि वे गुफा के अंदर छिप जाएं क्योंकि ये एक सुरक्षित जगह है। ये एक आदमी अंदर भागता है जबकि शाओलिन नोट करता है कि अभी के लिए अंदर ही सुरक्षित है क्योंकि बचे हुए 30 मिनट के सुरक्षित समय के अनुसार ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा। अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हमारा लड़का खुद को शांत करता है और सोचता है कि वो अभी यहाँ सबसे अच्छा क्या कर सकता है। अगर वो हिचकिचाता है तो वो मर जाएगा, इसलिए वो अपनी तलवार को बार घुमाना शुरू कर देता है ताकि वो प्रशिक्षण ले सके और हथियार के अनुभव अंक बढ़ा सके। उसने देखा कि घुमाने में केवल एक विशेष प्रकार की ताकत ही अनुभव अंक गिनाती है। यही कारण है कि उसे दूसरे दौर से पहले इस चाल से परिचित होना होगा। 2 मिनट बचे हैं। उम्मीदवारों ने कुछ भी तैयार नहीं किया है और उनका सुरक्षित क्षेत्र बहुत जल्द असुरक्षित होने वाला है। उनमें से अधिकांश घबरा जाते हैं और ऐसे राक्षसों के खिलाफ मिशन को असंभव घोषित कर देते हैं, जबकि जियाओ युआ अपने कोने में बैठी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि वो देखती है कि हमारा लड़का कड़ा अभ्यास कर रहा है और खुद को थका रहा है। यहाँ तक कि वो खलनायक भी आता है और उसे बताता है कि उसे इस तरह हथियार घुमाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसे दूसरे स्तर तक पहुंचने में अभी भी पूरा 1 घंटा लगेगा, इसलिए उनके पास जो समय है उसमें वे कभी विकसित नहीं होंगे। हमारा लड़का इस बेवकूफ खलनायक की गणना से काफी प्रभावित है और वो समझता है कि उसकी धारणा सही है। ब्रो के पास एक बफ है जो उसकी मदद कर रहा है, उसके पॉइंट्स को दोगुना कर रहा है जिससे वो आधे समय में वही लेवल हासिल कर सकता है। अब भी वो लेवल से केवल 2 पॉइंट दूर है, इसलिए वो उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वो आगे बढ़ने वाला है। शाओलिन ये भी पूछती है कि क्या उसे गोब्लिन के खिलाफ अपने अवलोकन से कोई परिणाम मिला है, जिससे वो चौंक जाती है कि उसने इतनी डिटेल पर ध्यान दिया। वे गेम के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं और खैर खलनायक को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। गंभीरता से वापस आते हुए शाओलिन बताता है कि गोब्लिन के पास बेकार का आक्रमण और बचाव है, जबकि उनके सबसे कमजोर हिस्से सिर और दिल हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें खत्म करना कोई बड़ा काम नहीं है, उन्हें बस उनसे डरना बंद करने की जरूरत है। मिशन इतना कठिन नहीं है। वो उनमें से कुछ को डर से कांपते हुए देख सकता है, लेकिन इन लोगों को वैसे भी हारना तय है। 2 मिनट शेष रहने पर शियाओई ने कहा कि उन्हें अब बाहर जाना होगा। हमारा लड़का फिर से उसके साथ मिलकर टीम बनाता है। वोंगडिन बीच में आकर उन्हें रोकता है और पूछता है कि वे जा कहाँ रहे हैं। पिछली बार की तरह ये जिद्दी कॉकरोच शियाओ युई को फिर से टीम बनाने के लिए कहता है क्योंकि उसे विश्वास है कि शाओलिन उसे मार डालेगा। वो फिर से उसकी हिम्मत बढ़ाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि मुख्य चुनौती भूत राजा है। वो बदमाश उस पर दहाड़ता है और कहता है कि ये एक वैकल्पिक इनाम है जिसे वे अनदेखा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने राक्षस को देखा ही नहीं है। जहाँ वो बुनियादी जीवन रक्षा के लिए लक्ष्य बना रहा है, वहीं वो सबसे बड़े पुरस्कार के लिए लक्ष्य बना रही है। हमारा लड़का उसका समर्थन करता है और डालिन को आश्वस्त करता है कि खोज में किसी तरह का ट्रिगर तंत्र होना चाहिए या शायद कई भूतों को मारना होगा। शियावा का अनुमान है कि अकादमी उन्हें कुछ ही मिनटों में बॉस को हराने के लिए मजबूर नहीं करेगी, जिसका मतलब है कि सबसे बड़ा ट्रिगर किसी तरह का किल काउंट एक्टिवेशन होना चाहिए। हमारा लड़का भी यही परिणाम मानता है, ये सोचकर कि उन्हें पहले कुछ भूतों का सफाया करना होगा। एक लड़की डर के मारे कांप रही है और उसे लगता है कि उन्हें बचने का लक्ष्य रखना चाहिए क्योंकि उन्हें भूत राजा की ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। कोबे ब्रांड के नायक के लिए ये हारे हुए मानसिकता काफी नहीं है, जो मानता है कि बड़ी जीत बेहतर है क्योंकि वे यहाँ हार कर मरेंगे नहीं। वो उन सभी से आग्रह करता है कि वे पूरे जोश के साथ मैदान में उतरें और अधिकतम अंक हासिल करें। यहाँ उसके प्रेरक भाषण की बदौलत कुछ उम्मीदवारों का संकल्प और भी ऊंचा हो जाता है। डेलिन आता है और एक बार फिर बाधा बन जाता है। भीड़ को एक आत्मघाती पागल की बात न सुनने के लिए बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ उसे 69वीं बार नम्र करता है और उसे औसत होने के कारण बैठ जाने के लिए कहता है। उसके पास केवल 30 अंक हैं, जबकि शियाओ के 46 अंक हैं जो उसे चुप कराने के लिए काफी हैं। सन्नाटा गगनभेदी है क्योंकि शाओलिन को अभी एहसास हुआ है कि उसके अंक उससे 5 गुना अधिक हैं। नेतृत्व की भूमिका संभालते हुए वो समूह को आदेश देती है कि केवल एक संयुक्त मोर्चा ही उन्हें मिशन की सफलता तक ले जा सकता है। डालन के लिए वो उसे आदेश देती है कि वो आगे से आक्रामक गोब्लिन से और पीछे से सभी रेंज फाइटर्स उसका साथ दें और उसे कवर करें जिससे गोब्लिन को ज्यादा से ज्यादा मारा जा सके। अंत में हमारे लड़के शाओलिन को पता चलता है कि उसकी भूमिका भीड़ से भागने की कोशिश करने वाले किसी भी कमजोर गोब्लिन को खत्म करना है क्योंकि उसके आंकड़े उन सभी से खराब हैं। इस रणनीति के साथ वे गुफा से धमाके के साथ बाहर निकलते हैं। डिन गोब्लिन को मारना शुरू कर देता है। तीरंदाज उन्हें दूर रखते हुए उनकी संख्या कम करते हैं। बेशक कुछ गोब्लिन उन पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शाओलिन उन पर झपट्टा मारकर उन्हें मार डालता है। हालांकि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन इसके लिए उसे कुछ सहन शक्ति की कीमत चुकानी पड़ी, इसलिए वो केवल एक ही बार में गोब्लिन को मारने का लक्ष्य रखता है। अपनी पैनी नजर की बदौलत वो उसी रणनीति का उपयोग करके 4 गोब्लिन को मार देता है। अपने नाम पर केवल 9 अंकों के साथ इतना कुछ करने वाले बाकी उम्मीदवारों को आश्चर्यचकित करता है। उन्हें लगता है कि ये किस्मत है, लेकिन शियाओ हमारे लड़के के हर काम में जानबूझकर किया गया काम देख सकता है। ये उसके आंकड़ों के लिए एक बेहतरीन पैंतरा है। इसके साथ ही ब्रो का लेवल 2 तक बढ़ जाता है और उसकी तलवारबाजी के आंकड़े बढ़ जाते हैं। ये सब उसके वीआर गेम में अनुभव की बदौलत होता है जिसे वो स्पैम करता था, वरना उसके हथियार पर उसका सटीक नियंत्रण नहीं होता।
सिस्टम तुरंत उस पर हमला करता है और उसे लेवल 2 तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होने के लिए बधाई देता है, जिससे एक नया भारी स्लैश कौशल अनलॉक हो जाता है। इससे भी अच्छी बात यह है कि शाओलिन को वैकल्पिक क्वेस्ट में से एक को पूरा करने के लिए केवल 5वें और आखिरी गोब्लिन को मारना है। वो एक को मरता हुआ पाता है और उसे बाहर निकालता है। आखिरकार क्वेस्ट पूरी हो जाती है। जैसे ही वो क्वेस्ट पूरी करता है, दूसरे गोब्लिन अचानक कहीं से गायब होने लगते हैं, जैसे कि मिशन पूरा हो गया हो। सिस्टम छिपी हुई स्थिति की पुष्टि की घोषणा करता है। इस प्रक्रिया में बॉस सक्रिय हो जाता है और देखो, गोब्लिन किंग एक विशालकाय टाइटैनिक कद के साथ उठता है, उन सभी को मारने के लिए तैयार। गोब्लिन किंग आखिरकार ऊपर आता है और वो एक सीधे माइनस सादे डरावने सपने जैसा दिखता है। जैसे ही वो छात्रों को देखता है, वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि हर किसी को अपने कान बंद करने पड़ते हैं ताकि वो फट न जाए। अब हर किसी को पता चल जाता है कि यह विशालकाय जानवर काल कोठरी का सबसे बड़ा मालिक है। शाओलिन को पता चलता है कि सभी छोटे गोब्लिन गायब हो गए हैं, जिससे वे इस टैंक के साथ अकेले रह गए हैं, जबकि अन्य छात्र उस विशाल हेल्थ बार को देखकर अपना आपा खो रहे हैं। एक आदमी अपनी तलवार गिरा देता है और भागने की कोशिश करता है। हालांकि शाओलिन जानता है कि राक्षस की सुनने की शक्ति कम है और उसकी नाक तेज है, फिर भी घबराहट कम नहीं होती। उस धावक की गलती का तुरंत असर होता है जब गोब्लिन उसे सुन लेता है और उस पर ध्यान केंद्रित कर लेता है, लेकिन वोंग को लगता है कि वो वही है और ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो चुपके से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोब्लिन किंग का कोई जवाब नहीं है। वो पलक झपकते ही वोंग पर हमला कर देता है और उसे मिट्टी में गिरा देता है। वोंग जमीन पर गिरते ही डिलीट हो जाता है और एक टॉप प्लेयर को इस तरह फोल्ड होते देख बाकी ग्रुप बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से दौड़ पड़ता है। अब यह सबके लिए खुला है और गोब्लिन लॉबी को साफ करना शुरू कर देता है। एक छात्र को अपने विशाल पैर के नीचे कुचल देता है और दूसरों को अपने क्लब से उड़ा देता है। वो एक महिला खिलाड़ी को खत्म करने वाला होता है जब एक जादुई हमला उसे बगल से काटता है। ये हिट दुनिया को खत्म करने वाला नहीं है, लेकिन ये बॉस का ध्यान खींचने के लिए हेल्थ बार को इतना खराब कर देता है और ये पता चलता है कि जादू के पीछे घुसिया है। वो इस बात से नाराज है कि वो पहले अपना निशाना चूक गई और जानती है कि अगर उन्हें वास्तव में ये जीतना है तो उन्हें विटल्स पर हमला करना होगा। उसकी मूल योजना कागज पर काफी ठोस थी। वैनगार्ड ध्यान भटकाते हैं जबकि दूर की इकाइयां दूर हो जाती हैं, लेकिन अब जब सभी ने फॉर्मेशन तोड़ दिया है और भागना शुरू कर दिया है तो उसे एहसास होता है कि उसकी रणनीति बहुत अधिक आदर्शवादी थी। वो वहां असुरक्षित खड़ी है क्योंकि राक्षस उसे कुचलने के लिए अपना क्लब उठाता है, लेकिन पैनकेक में बदलने से ठीक पहले शाओलिन अचानक हरकत करता है। वो गोब्लिन के बालों को काटता है, जो पूरी तरह से अपमानजनक चाल है, लेकिन एग्रो को अपनी ओर खींचने के लिए पूरी तरह से काम करता है। बॉस के लिए शाओलिन बहुत तेज है और जब वो उसके वार से बच रहा होता है तो उसे पता चलता है कि गोब्लिन की एआई का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो सिर्फ उसी को निशाना बनाता है जो सबसे पास होता है। वो इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने दस्ते को इकट्ठा करता है और छिपी हुई डरी हुई लड़की को बुलाता है और उसे दूर से गोली चलाने को कहता है। हालांकि वो डरी हुई है, फिर भी वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और शाओलिन गुआ को अपने स्टाफ से पूरी तरह से ग्लास कैनन मोड में जाने का आदेश देता है। दोनों लड़कियां गोब्लिन पर हमला करना शुरू कर देती हैं और एक पल के लिए हालात बेहतर होते दिखते हैं क्योंकि उसका हेल्थ बार गिरने लगता है। शाओलिन उत्साहित हो जाता है और दबाव बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, लेकिन गोब्लिन के पास एक छुपा हुआ फेज है। वह जोरदार दहाड़ मारता है और जमीन पर इतनी जोर से वार करता है कि धरती फट जाती है, जिससे एक शॉक वेव पैदा होती है जिससे आर्चर लड़की तुरंत मर जाती है और बचे हुए लोग पूरी तरह से सदमे में आ जाते हैं। अब सिर्फ शाओलिन और जादूगरनी बची हैं और वो दबाव महसूस कर रही है। लोकी को चिंता है कि वे मरने वाले हैं, लेकिन हमारा बेटा शांत रहता है और उसके मैना टैंक की जांच करता है। वो बताती है कि उसके पास केवल 2 और शॉट के लिए पर्याप्त ऊर्जा है, जिसे शाओलिन ने तय किया कि अगर वो लॉक इन करती है और हेडशॉट लगाती है तो ये काफी है। उसे विश्वास है कि वे इसे अभी खत्म कर सकते हैं, इसलिए वो अपने स्कॉलर स्किल को सक्रिय करता है ताकि गोब्लिन के अपने शॉक वेव को कॉपी कर सके। जो प्रभाव पर 3- सेकंड का स्टन पैक करता है। जैसे ही राक्षस चकित हो जाता है, शाओलिन आगे बढ़ता है, ये सोचकर कि वो अपने पिछले जीवन में कितना बेकार था, लेकिन अब युद्ध के मैदान में चमकने का उसका समय है क्योंकि वो झूला झूलता है। जैसे ही वो निशाना साधने वाला होता है, वो देखता है कि गोब्लिन अपने हाथों को नीचे पटक कर अपनी शॉकवेव तैयार कर रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी नकल की गई तलवार के प्रहार से अलग तरह से काम करती है। शाओलिन पीछे नहीं हटता और गोब्लिन के वार को सीधे रोक देता है, जिससे ठीक उसी समय उसकी शॉक वेव सक्रिय हो जाती है। ये संघर्ष इतना भयंकर है कि ये वास्तव में उस विशालकाय भूत को पीछे धकेल देता है और उसे झटका देता है। हमारे लड़के को ये जानकर आश्चर्य होता है कि इस हुनर के बारे में उसका सिद्धांत 100% सही था। वो जानता है कि वो अभी 30 सेकंड के कूलडाउन पर है, इसलिए उसे जीवित रहने के लिए बॉस को कुछ देर के लिए चकमा देना होगा। क्यों के ठीक बाद राक्षस फिर से इतना जोरदार वार करता है कि उससे सचमुच एक ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है, लेकिन जब धुआं छटता है तो वो भूत झुलसे हाथ से चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। गुआ यूयू अपने आखिरी से दूसरे मैना ड्रॉप के साथ आ जाती है। हालांकि वो वास्तव में हैरान है कि उसके जैसा कमजोर आदमी यहाँ डंगोन बॉस को कैसे रोक रहा है। भूत के हेल्थ बार को बहुत खराब देखकर राक्षस हताश हो जाता है और शाओलिन पर एक बड़ा पत्थर फेंकता है। उसे एहसास होता है कि इस बार उसे पूरी तरह से चकमा देने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो कुछ बिल्कुल जंगली करने का फैसला करता है और अपने नंगे हाथ से ही उस पत्थर को रोक देता है। इस टक्कर से एक बड़ी ऊर्जा तरंग पैदा होती है और गुआ यूई चिंता में चिल्लाता है,
ये सोचकर कि अब उसका अंत हो गया है। जब धूल जम जाती है तो शाओलिन का एक हाथ कट जाता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है और कहता है कि वो ठीक है, उसका कूल डाउन खत्म हो रहा है और सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। लेकिन भूत उसे सांस लेने का मौका नहीं दे रहा है और वो एक और भारी हमला करता है। शाओलिन जानता है कि उसे अपनी आखिरी चाल को कामयाब बनाने के लिए बिल्कुल करीब जाना होगा, इसलिए घड़ी में 3 सेकंड बचे हैं। वो राक्षस के ठीक सामने झपट्टा मारता है। जैसे ही उसका कूलडाउन शून्य पर पहुंचता है, वो अपनी तलवार जमीन पर पटक देता है, जिससे एक बड़ी शॉकवेव निकलती है और भूत लड़खड़ा जाता है। वो लड़की को इशारा करता है कि वो काम पूरा करे और वो चूकती नहीं है और एक सटीक हेडशॉट लगाती है, जिससे बॉस वहीं ढेर हो जाता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि भूत राजा मर चुका है और मिशन 2 पूरा हो गया है। एड्रेनालाइन का असर खत्म होने पर लड़का अपनी तलवार फेंककर गिर जाता है और बेहोश होने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने सेफ जोन क्वेस्ट को पूरा करने के लिए अपनी हद से ज्यादा मेहनत की है। एकेडमी के कॉन्फ्रेंस रूम में एडमिशन हेड इस साल के रिक्रूटमेंट का पूरा सारांश सुनाता है। वो फ्रैंक से लेकर टॉप टियर रैंक्स तक के आंकड़े बताता है और बताता है कि कुल 15 लोगों ने एलिट एस रेटिंग हासिल की है। उन नंबरों को सुनकर बाकी इंस्ट्रक्टर पसीने माइनस पसीने हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ये बैच अलग है। इनकॉमा खासकर जब हेड बताता है कि उनमें से 13 स्टूडेंट हाई क्वालिटी टैलेंटेड हैं, जो एकेडमी में एक दशक में सबसे अच्छे हैं। शिनवान को बहुत चिंता होने लगती है, ये सोचकर कि उसकी क्लास बिना किसी S- रैंक के पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर हेड एक बड़ी खबर सुनाता है कि चिन की क्लास ने 2 स्कूल रिकॉर्ड बनाए हैं। पता चलता है कि उसके ग्रुप के 2 नॉन माइनस टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने S- रैंक हासिल की है और साथ ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट और सबसे कम एट्रीब्यूट टोटल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। वो शाओलिन और गुसिया शियाओ यूई के बारे में बात कर रहा है और उनके अजीबोगरीब आंकड़े प्रिंसिपल का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। छात्रों के साथ सभी पूरी तरह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जैसे ही शाओलिन दिखाई देता है, वो अपनी स्थिति की जांच करता है। वो वास्तव में पहला कार्य पूरा हुआ देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो फिनिश लाइन से पहले ही बेहोश हो गया था। वो गुसिया शियाओ को पास में देखता है और सोचता है कि शायद वो लड़ाई के अंत तक आगे बढ़ गई है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, तीरंदाज लड़की अपनी A- रेटिंग के लिए दोनों को धन्यवाद देने के लिए दौड़ती है। उसे याद है कि बॉस ने उसे हटा दिया था और जब शियाओलिन ने खुलासा किया कि उसके जाने के बाद उन्होंने वास्तव में काम पूरा कर लिया है, तो वो वास्तव में हैरान रह जाती है। इस बीच पहले वाला तगड़ा लड़का अभी भी नफरत कर रहा है, गुस्से में है और अपनी जीत को पूरी किस्मत बता रहा है। लेकिन गु शियाओ शोर को नजरअंदाज कर देता है और लड़के से लड़ाई के बारे में निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। उसे एक तरफ ले जाकर शाओलिन उसे कैरी के लिए धन्यवाद देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो मानती है कि अगर उसने गोब्लिन राजा के हुनर का डटकर मुकाबला नहीं किया होता, तो उसे आखिरी बार सिर पर वार करने का मौका नहीं मिलता। जब वे बात करते हैं तो हमारे लड़के को एहसास होता है कि वो दिखने से कहीं ज्यादा चालाक है। वो सीधे मुद्दे पर आती है और पूछती है कि इतने कम गुणों वाला एक आदमी बॉस के हुनर को कैसे तोड़ सकता है। वो जानती है कि वो एक राज छिपा रहा है, लेकिन वो वादा करती है कि वो मुखबिर नहीं है और बस उसे पता होना चाहिए। चीजों को सुरक्षित रखने के लिए एडॉन वो सिस्टम के जरिए उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ने के लिए कहती है और वो खुशी माइनस खुशी मान जाता है। वो उसे चुपचाप सिस्टम मेन्यू खोलना भी सिखाती है और वो आधिकारिक तौर पर उसकी स्टूडेंट आईडी का इस्तेमाल करके उसे जोड़ लेता है। चिल वाइब तब भंग हो जाती है जब चिनवान घोषणा करता है कि F रैंक वाले सभी को असेंबली हॉल जाना है, जबकि बाकी सभी सेंट्रल प्लेग्राउंड की ओर जा रहे हैं। वो गुओई को खास तौर पर बुलाता है और जैसे ही वो जाने लगती है, शाओलिन प्लेग्राउंड की ओर जाने के लिए अपना नक्शा दिखाता है। जब वो सिस्टम से खिलवाड़ कर रहा होता है तो वो सोचता है कि इंस्ट्रक्टर को खास तौर पर उसकी जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन वो आखिरकार उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। नीचे पहुंचते ही वो भीड़ को देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या काल कोठरी में फंसे रहने के दौरान अचानक से लोगों के गायब होने से असली दुनिया में हलचल मच गई होगी। तभी गुआ दौड़कर लड़के के पास आती है और उसे बताती है कि उसने उसके किसी भी राज को बड़े लोगों को नहीं बताया। जब वे चुपचाप अपनी सांसें थाम रहे होते हैं, तभी एक बड़ा छात्र संघ अध्यक्ष 2 बॉडीगार्ड के साथ मंच पर आता है और अपना परिचय देता है और प्रिंसिपल के देर से आने के लिए माफी मांगता है। लेकिन औपचारिक माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अचानक खेल के मैदान में एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। सबके होश उड़ जाते हैं और आसमान में एक विशालकाय अजगर दिखाई देता है और शाओलिन को डर लगता है कि उसका शरीर सचमुच जम जाएगा। गुआ भी उसके बगल में कांप रहा होता है जब अजगर का सवार, जो डॉन एकेडमी का प्रिंसिपल होता है, आखिरकार नीचे उतरता है। यूनियन अध्यक्ष प्रवेश द्वार को थोड़ा और बड़ा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल उसे डांटते हैं। मूल रूप से कहते हैं कि उन्हें भाषण के लिए देर हो रही थी, इसलिए ड्रैगन को उसकी हद पार करनी पड़ी। वो ड्रैगन को धमकी भी देता है, ये कहते हुए कि अगर उसने फिर से छात्रों को डराने की कोशिश की तो वो उसकी खाल उतार देगा और उसे सोफे में बदल देगा। भीड़ में से शाओलिन प्रिंसिपल को थोड़ी चिंता से देख रहा है। उसे डर है कि इतना शक्तिशाली कोई उसकी छिपी हुई प्रतिभा को पहचान सकता है। प्रिंसिपल अपने भाषण की शुरुआत छात्रों की क्षमता की तारीफ से करता है, लेकिन फिर उसकी नज़र शाओलिन पर पड़ती है। वो जादू की मदद से कमरे में मौजूद हाथी को संबोधित करता है कि उन सभी को आधी रात में क्यों अगवा किया गया और बुलाया गया।
वो इस अधर्मी समय के लिए एडमिशन विभाग को दोष देता है और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए नियम बनाने का वादा करता है। फिर माहौल बहुत गंभीर हो जाता है जब वो अपनी नई हकीकत बताता है। वो उन सभी को उपनिवेशवादियों के रूप में पेश करता है और बताता है कि वे जिस ग्रह पर हैं उसका नाम नोर्मा है, नई दुनिया। अकादमी का मुख्य उद्देश्य उन्हें इस विदेशी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने और शासन करने के लिए एक विशिष्ट बल के रूप में प्रशिक्षित करना है। प्रिंसिपल जोर माइनस जोर से छात्रों को बताते हैं कि प्रवेश पत्र खोलते ही उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। अब से वे सिर्फ छात्र नहीं हैं, वे भविष्य के सेनापति, जादूगर और नेता हैं जो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। नई दुनिया में उनके लिए इंतजार कर रहे खजाने के बारे में बात करते हुए वो बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है, जो निश्चित रूप से काम करता है और पूरी भीड़ का मनोबल बढ़ाता है। वो नियम बनाता है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा के केवल शीर्ष 3 छात्रों को नई दुनिया में जल्दी प्रवेश करने का विशेषाधिकार मिलेगा। छात्र संघ नेता इस समय रेखा को लेकर थोड़ा चिंतित दिखता है, लेकिन प्रिंसिपल की चेतावनी के बाद वो पीछे हट जाता है और चुप हो जाता है। बूढ़ा आदमी भीड़ को विदा करता है, जिससे शाओलिन संघ अध्यक्ष की जल्दी तैनाती पर अजीब प्रतिक्रिया के बारे में सोचने लगता है। शाओलिन की मुख्य प्राथमिकता अभी भी मजबूत होना है ताकि उसे नष्ट न किया जाए, लेकिन चिनवान द्वारा उसे बुलाए जाने पर उसका आंतरिक एकलाप बीच में ही रुक जाता है। गुआया ने क्लास मॉनिटर का पद ठुकरा दिया, जो आमतौर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को मिलता है, इसलिए जिम्मेदारी धीरे उस पर आ गई। प्रशिक्षक ने उसे आश्वासन दिया कि मॉनिटर होने के कारण अतिरिक्त क्रेडिट और विशेषाधिकार मिलते हैं जो किसी मृत बोझ के लिए भी जीवनदान हो सकते हैं। अपने आंकड़ों के कारण वह हमारे लड़के को कोई विकल्प नहीं देता है, उसे तुरंत नियुक्त कर देता है और शाओलिन को उसकी नई भूमिका की पुष्टि करने वाला आधिकारिक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। प्रशिक्षक बाकी के ओरिएंटेशन को एआई पर छोड़कर चला जाता है, जबकि शाओलिन वहीं खड़ा रह जाता है और सोचता है कि उसे इस नए काम से वास्तव में किस तरह के लाभ मिलने वाले हैं। घोषणाओं के बाद छात्र छात्रावास भवन में बसने के लिए चले जाते हैं। रिसेप्शन पर प्रभारी महिला कानून बताती है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि रात में चुपके से बाहर निकलने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि जैसे ही उसे पता चलता है कि शियाओलिन क्लास मॉनिटर है, उसका मूड पूरी तरह से बदल जाता है। वो अचानक बहुत मिलनसार हो जाती है और उसे उसकी आपूर्ति लेने और उसके कमरे की जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से साथ ले जाने की पेशकश करती है। वो उसे फ्रेशमैन यूनिफॉर्म देती है और उसे एक आलीशान सिंगल रूम दिखाती है। ये सामान्य छात्रावास से एक बड़ा कदम है और उसके एक्टिंग मॉनिटर स्टेटस का एक अच्छा फायदा है। वो ये भी बताती है कि उसका आईडी टैग अब उसकी जिंदगी है, जिसका इस्तेमाल कैंपस में हर चीज के लिए किया जाता है। बाहर जाने से पहले वो खुद को जैंग के रूप में पेश करती है और यहाँ तक कि वे एक माइनस दूसरे को दोस्त के रूप में जोड़ने का सुझाव भी देती है। शाओलिन उसे धन्यवाद देता है और महसूस करता है कि उसके प्रशिक्षक द्वारा बताए गए विशेषाधिकार निश्चित रूप से वास्तविक हैं, यह देखते हुए कि लोग उसके शीर्षक को देखते ही उसके साथ कितना अलग व्यवहार करते हैं। एक बार जब वो अकेला होता है तो वो अपने जीवन को जानने के लिए अपने पाठ्यक्रम का कार्यक्रम खोलता है, लेकिन कक्षाओं की विशाल सूची थोड़ी भारी पड़ती है। उसे एक युद्ध पाठ्यक्रम और 3 माध्यमिक विशेषता पाठ्यक्रम चुनने हैं, लेकिन अपनी अनूठी प्रतिभा के कारण वो बहुत अधिक चिंता नहीं करता है। वो जानता है कि वो अपने सबसे बड़े लाभ को बर्बाद नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने युद्ध स्लॉट के लिए बुनियादी तलवारबाजी को लॉक कर देता है, क्योंकि ये बहुत बहुमुखी है। वो सोचता है कि इससे उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी और उसे एक ठोस आधार मिलेगा, इसलिए वो आधिकारिक तौर पर चुनाव करता है। अगले दिन वो ट्रेनिंग के लिए जाता है और डमी पर प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन तुरंत ही वो थक जाता है। वो महसूस कर सकता है कि उसकी पीठ के निचले हिस्से में कितनी कमजोरी है, जो एक बड़ी समस्या है क्योंकि तलवार चलाने की सारी ताकत यहीं से आती है। जैसे ही वो कमजोर होने लगता है, उसकी जन्मजात प्रतिभा काम करने लगती है और वो फिर से जोश के साथ आगे बढ़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि जब तक वो बुनियादी बातों को समझ सकता है, वो तेजी से लेवल अप कर सकता है। अपनी आदत के अनुसार वो सिर्फ 1 घंटे में लेवल 3 पर पहुंच जाता है, जो कमरे में मौजूद बाकी लोगों से दुगुनी तेजी है। जब वो अंदर बंद होता है तो एक और छात्र फर्श पर गिर जाता है और रोता है कि उसके हाथ सूख गए हैं। प्रशिक्षक चुंग नाम की एक 3रे वर्ष की सहायक, उसे ये सब पसंद नहीं आता और वो उस छात्र को उसकी क्लास में इतनी घटिया सहनशक्ति के लिए डांटना शुरू कर देती है। वो पूरे ग्रुप को चेतावनी देती है कि जब तक वे लेवल 3 पर नहीं पहुंच जाते, कोई भी नहीं जाएगा, जो दूसरों के लिए मौत की सजा के समान होगा। जो महिला छात्र जल्दी नीचे चला गया, वह अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछता रहा है और बाकी क्लास घबरा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि लेवल 2 तक पहुंचने के लिए आमतौर पर लगातार 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। सबको हैरानी हुई जब शाओलिन आगे आता है और इंस्ट्रक्टर को बताता है कि वो लेवल 3 पर पहुंच चुका है और अपनी अगली मेडिटेशन क्लास के लिए जल्दी जाना चाहता है। पूरा कमरा खामोश हो जाता है जब वे उसकी बात समझते हैं। चुंग ना भी उसे शक की निगाह से देखती है और कहती है कि एक फ्रेशमैन का 2 घंटे में लेवल 3 पर पहुंचना बिल्कुल अप्रत्याशित और अविश्वसनीय है। वो उसे सबसे बेवकूफ़ बेस स्टैट्स वाला कुख्यात लकी लड़का कहती है, लेकिन स्ट्रैंग को धोखा देकर उसे हरा देती है। दूसरे शब्दों में, लड़की उसे धोखेबाज कह रही है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये लड़का लेवल 3 पर है। हमारा लड़का जवाब देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि डेटा उसकी रैंकिंग को साबित कर सकता है, यहाँ तक कि उसे जांच करने के लिए भी कहता है। इंस्ट्रक्टर उसे ताना मारता है,
चुंगना एक टीचर के तौर पर अपनी एक हाई परमिशन एक्टिवेट करती है और सबके सामने एक सिस्टम ट्रेनिंग सिमुलेशन एरिना खोलती है। हमारे लड़के को इस अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनके आस माइनस पास का इलाका ही बदलने लगा था। चुंगना डेटा को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है, बल्कि वो एक बैटल मैनियाक है जो असली कॉम्बैट में उसका टेस्ट लेना चाहती है। सिमुलेशन जोन मेटल का बना है और एरिना के चारों तरफ बोनहेड भरे पड़े हैं। शाओलिन को पता चलता है कि ये वो जगह है जहां एकेडमी ने दुनिया के नियमों को छीन लिया था, जिससे उन्हें भगवान जैसा ट्रेनिंग स्पेस बनाने का मौका मिला। उसके पास से गुजरते हुए चुंगना अपने प्यारे स्टूडेंट को भरोसा दिलाती है कि वो इस सिमुलेशन स्पेस में नहीं मरेगा, लेकिन वो उसे ये भी याद दिलाती है कि वो जो भी महसूस करेगा वो सच होगा। इसके अलावा इस महंगे एरिना को खोलने के लिए इस लड़की ने काफी बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए वो अपने पैसे का पूरा फायदा उठाना चाहती है। ये कहते हुए चुंगना ने कई कंकाल योद्धाओं को मैदान से बाहर बुलाया जो हमारे लड़के पर हमला करने के लिए झपटे। वो सोचती है कि अगर वो वाकई तीसरे स्तर का तलवारबाज है तो उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। माँ चुंगना बैठकर ये सब देखती है और कहती है कि सैनिक इतने कमजोर हैं, वे प्रवेश परीक्षा में उसके सामने आए भूतों के समान हैं। शाओलिन के पहले वार को टाल दिया जाता है, जिसे काल कोठरी खाली करने और अपनी योग्यता साबित करके कक्षा से जल्दी निकलने का इनाम पाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा वो पूरे विश्वास के साथ कहती है कि भविष्य में उसे बाहर निकलने के लिए और भी विशेषाधिकार मिलेंगे। युद्ध के लिए तैयार होकर शाओलिन खुद को काल कोठरी से लड़ने के लिए तैयार करता है। लक्ष्य पूरे 40 मिनट तक जीवित रहना है या इस प्रक्रिया में 20 सैनिकों को मारना है। अब हमारा लड़का पहले से ही पसीने से तर है, यह सोचकर कि यह महिला एक पागल है जो सिर्फ अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए इतनी दूर तक जा रही है। इसके बावजूद वो अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए अपने लोहे के खंजर को तैयार करता है। शाओलिन को भी 2 क्लियरेंस कंडीशन समझ में आ जाती हैं, जबकि कंकाल सैनिक उस आदमी को कबाब बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा लड़का झूले से झुक जाता है और सोचता है कि उसे 40 मिनट तक रुकना चाहिए या फिर इन सभी 20 राक्षसों को मार देना चाहिए। ये कहते हुए शाओलिन एक क्रूर वार करता है, पहले सैनिक से निपटता है और हमला करने का मौका बनाता है। इसके बाद वो सैनिक को मारने के लिए सामने आता है। इस बार उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे पहला शिकार हो जाता है। अब उसे समझ में आ गया है कि उसे कम से कम एक सैनिक को मारने के लिए कम से कम 2 वार करने होंगे, लेकिन अभी वे हर तरफ से उस पर हमला कर रहे हैं और 20 सैनिकों के साथ शाओलिन को सफल होने के लिए 40 निर्णायक वार करने की जरूरत है। यह आसान नहीं है, लेकिन उसके स्थानापन्न शिक्षक के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि इस बच्चे में टालमटोल करने की कोशिश करने के बजाय खतरे में कूदने की हिम्मत कैसे है। पहले तो उसे लगा कि वो अपनी पैंट में पेशाब कर रहा होगा और उससे काल कोठरी बंद करने की भीख मांग रहा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उसे काफी प्रभावित किया है। साथ ही हर हमले के साथ उसकी हरकतें भी काबिले तारीफ हैं, इसलिए अब तक उसने कुछ भी नकली नहीं किया है। शाओलिन यहाँ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है, साथ ही सही तरीके से जजमेंट भी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर गंभीर वार से बच भी रहा है। कुल मिलाकर चुंगना को लगता है कि वो बच्चा उन बेवकूफ़ों से कहीं बेहतर है जो एक हथियार भी नहीं चला सकते। दुर्भाग्य से हमारे लड़के की एकमात्र समस्या उसके घटिया आंकड़े हैं। इससे पहले कि वो नाराज हो पाती, चुंगना को एहसास हुआ लड़के ने अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए तलवारबाजी का कोर्स किया है। हालांकि उसके आंकड़े सबसे खराब होने चाहिए, लेकिन वो हाँफ रहा है और फिर भी उसने 13 लोगों को मार डाला है। चुंगना की नज़र में ये एक चमत्कार है, क्योंकि शाओलिन घड़ी में 28 मिनट शेष रहने पर भी पीछे हटने से इनकार कर रहा है। उसके सटीक निर्णय के बावजूद ये स्वाभाविक है कि उसके पीछे से एक कंकाल उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाता है, जिससे उसे भारी नुकसान होता है। ये क्रूर महिला यही देखना चाहती है। वो उसकी आत्मा को तोड़ना चाहती है, आज्ञाकारी बनना चाहती है और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहती है। और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग इस कथन पर भौंकेंगे। शाओलिन की मांबा मानसिकता उसे स्थिर रखती है। ब्रो भारी स्लैश कौशल का उपयोग करता है और एक ही वार में कुछ सैनिकों का सफाया कर देता है। चुंगना को इस कौशल के उपयोग से चौंका देता है, क्योंकि किसी को भी इतनी जल्दी यह कौशल नहीं होना चाहिए। इससे उसकी गिनती 17 हो जाती है, फिर 18 और अंत में 19 पक्की हत्याएं हो जाती हैं। उन सभी को पार करने के बाद हमारा लड़का आखिरी और 20वीं हत्या करता है, जिससे कार्य पूरा हो जाता है। अंत में बस एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो सांस भी नहीं ले सकता है, लेकिन वो फिर भी अपने प्रशिक्षक को घूरता है और दहाड़ता है कि उसने कार्य को पूर्णता से पूरा किया। उसे इस तरह देखकर वो सोचती है कि इस नए छात्र को क्या हो गया है। वही छात्र जिसने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, और ऐसा लगने लगा है कि ये केवल भाग्य नहीं है। दृश्य छात्र परिषद कार्यालय में जाता है, जहां परिषद अध्यक्ष को उन छात्रों की सूची के बारे में पता चलता है जिन्हें एसएनए रैंक मूल्यांकन प्राप्त हुआ है। उनके सहायक ने कहा कि उन्हें कक्षा अनुसूची पर भी नजर डालनी चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर इस वर्ष का चयन बहुत अजीब रहा है। उदाहरण के लिए वो शाओलिन का उल्लेख करती है, एक लड़का जिसने वास्तव में अब तक उपलब्ध सभी पाठ्यक्रमों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे अध्यक्ष की उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। अस्पताल के
कमरे में चीजें बिगड़ रही हैं और चुंगना को एक नए छात्र के साथ इस तरह के व्यवहार के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वो छात्र अध्यक्ष पर चिल्लाती है, उसे बौना कहती है, जबकि वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके तरीके बहुत चरम हैं। शिक्षिका मान जाती है कि वो सख्त होना चाहती है क्योंकि वे नए छात्र हैं जिन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अंत में उनके झगड़े का परिणाम तब होता है जब हमारा लड़का आखिरकार होश में आता है और जाग जाता है। वो उठता है और उसे एहसास होता है कि वो अस्पताल में है और छात्र निवासी पुष्टि करता है कि सिमुलेशन से किसी की सहनशक्ति वापस नहीं आती है, इसलिए लोगों को कुछ हद तक देखभाल की जरूरत होती है। जब से हमारा लड़का बेहोश हुआ है उसे यहाँ लाया गया है, लेकिन शाओलिन अब काफी बेहतर महसूस कर रहा है और जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब जब ये बात सामने आ गई है तो राष्ट्रपति चोंगना को बाहर निकलने का आदेश देते हैं क्योंकि वो हमारे लड़के से अकेले में बात करना चाहते हैं। महिला उग्र और परेशान है, लेकिन अंततः आदेश का पालन करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जाने से ठीक पहले वो शाओलिन पर वापस फायर करती है, ये पुष्टि करते हुए कि वो अपना वादा निभाएगी और जब भी वो चाहेगी उसे जल्दी छुट्टी देगी। साथ ही वो उसे चेतावनी देती है कि जो लोग इस तरह की तीव्रता से मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता है। चुंगना उसके बिंदु पर दरवाजा बंद कर देता है, जबकि भाई लोकी को वो बाकी सभी की राय की तुलना में काफी दिलचस्प लगती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास साझा करने के लिए कुछ बातें हैं और वो पूछते हैं कि क्या शाओलिन ने वो हिस्सा पढ़ा है जहां कहा गया है कि उसे बहुत अधिक पाठ्यक्रम लेने की सलाह नहीं दी जाती है। तलवारबाजी, चाल और ताइजुत्सु शारीरिक पाठ्यक्रम है। ध्यान, मंत्र और धारणा जादुई पाठ्यक्रम है। दोनों ही प्रणालियां अलग विकास पथ प्रदान करती हैं। दोहरी साधना के अपने फायदे हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक शाखा के गहरे होने के कारण ये कठिन भी है। जब कोई दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है तो दोहरी साधना को बनाए रखने में एक छात्र की तुलना में लगभग 7 गुना अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इन तथ्यों के बावजूद शाओलिन को सब पता है, संरचना की तुलना एक पेड़ से की जाती है जहां ऊंचाई का मतलब है और अधिक दूर जाना। दोनों साधना प्रणालियां ऐसी ही हैं और भले ही वे कष्टकारी रूप से कठिन हैं, लेकिन हाथ खड़े करके हार मानना उसका काम नहीं है। साथ ही भाई का कौशल भी सफलता की कुंजी है। इस तरह का आत्मविश्वास अध्यक्ष को प्रेरित करता है और उनकी बातचीत आगे बढ़ने से पहले उन्हें प्रिंसिपल का एक संदेश मिलता है जो हमारे लड़के के पाठ्यक्रम चयन को मंजूरी देता है। अध्यक्ष उसे ये आश्वासन देते हुए चले जाते हैं कि शाओलिन को उसके लिए उचित समय पर एक नया शेड्यूल प्रदान किया जाएगा। अजीब बात यह है कि प्रिंसिपल का संदेश इतने सुविधाजनक समय पर आया कि शाओलिन भी थोड़ा भ्रमित हो गया। वो सोचता है कि क्या ये आदमी हमेशा उस पर नजर रखता है या ये उसकी प्रतिभा के कारण है। प्रिंसिपल की बात करें तो हम उसके भव्य कार्यालय में पहुंचते हैं जहां वो आदमी दुखी और निराश दिखता है। डॉन एकेडमी का नियंत्रण तंत्र, एक आध्यात्मिक तत्व, सवाल करता है कि क्या हुआ। प्रिंसिपल एनी में लड़की का रूप लेने के लिए कार्यक्रम का मजाक उड़ाता है, लेकिन इसके अलावा वो इस बात पर जोर देता है कि वो अकादमी का केंद्रीय बिंदु है जिसकी पहुंच केवल कुछ लोगों तक है। इस पुराने गीजर के साथ 100 साल बिताने के बाद कार्यक्रम को वो अविश्वसनीय रूप से उबाऊ लगता है। वो सोचती है कि वो इतना कड़वा क्यों हो रहा है, खासकर जब बैच अच्छा है और वे SS- रैंक वाले छात्र को भी पुष्टि करने में कामयाब होते हैं। आप देखते हैं प्रिंसिपल बताते हैं कि औसत व्यक्ति के आंकड़े 10 अंक हैं, एकेडमी के औसत 20 हैं और शाओलिन निराशाजनक 9 अंकों पर है। भाई औसत से भी बदतर है। प्रवेश के बाद ही उसे एक विशेष प्रतिभा मिली, जिसका अर्थ है कि शाओलिन के लिए इतने घटिया आंकड़ों के साथ पहली जगह में पत्र प्राप्त करना सचमुच असंभव होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम चालाकी से काम करता है और सोचता है कि शायद उन्होंने कोई गलती की होगी, लेकिन असल समस्या यही है। हेडमास्टर बताते हैं कि डेटाबेस को देखने के बाद उन्हें कुछ हैरान करने वाली बात पता चली, शाओलिन के एडमिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रिंसिपल बताते हैं कि इस साल करीब 1400 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, लेकिन एक अक्षर कम है और ऐसा एकेडमी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। चूंकि यह वर्चुअल लड़की मुख्य कंट्रोल प्रोग्राम है, इसलिए वो उससे जानकारी मांगते हैं। लड़की बताती है कि 1360 लेटर में से एक भी गलती नहीं है, इसलिए वो शाओलिन का लेटर दिखाने की मांग करते हैं। इस पर वो चिढ़ाते हुए कहती है कि वो उसे सहयोग नहीं करेगी क्योंकि उसे भी उस लेटर को देखने का अधिकार नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल के होश उड़ जाते हैं और वो लगभग हार्ट अरेस्ट में चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एकेडमी की इजाजत के बाद भी उसे एक भी लेटर देखने की इजाजत नहीं है। कंट्रोल प्रोग्राम एक बार फिर इसकी पुष्टि करता है और उसे आश्वस्त करता है कि वो भी उतनी ही हैरान है। हार को विनम्रता से स्वीकार करते हुए बूढ़ा आदमी फिलहाल चीजों को ऐसे ही छोड़ देता है। इसके बजाय वो चाहता है कि वो एडमिशन लेटर का बैकअप और एनक्रिप्शन बनाए। वो उसके लिए इतना ही कर सकती है, इसलिए वो तुरंत एनक्रिप्शन प्रक्रिया में लग जाती है। उनके पास मौजूद 1359 लेटर में से सभी अब पूरी तरह से एनक्रिप्टेड हैं और केवल प्रिंसिपल या उच्च अधिकारी ही उन्हें देख सकते हैं। केवल लॉक की गई फाइल शाओलिन की है जिसे एनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है, जिससे इसकी अधिकतम सुरक्षा स्थिति की पुष्टि होती है। लड़की का अनुमान है कि शायद प्रिंसिपल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लापता पत्र के अस्तित्व के बारे में किसी को पता न चले। प्रिंसिपल इसकी पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि वो जल्द ही नई दुनिया में लौट आएंगे और अपनी छुट्टी के
तुरंत बाद वो नहीं चाहते कि उनकी पीठ पीछे कोई और व्यक्ति लड़के के विकास में बाधा डाले। बाकी के लिए वो चाहता है कि प्रोग्राम अकादमी के मामलों को संभाले। ये बातचीत खत्म होती है और अगले ही दिन हम खुद को कैफेटेरिया में पाते हैं। यहाँ शाओलिन को अपने सामने बैठा देख एक लड़की हैरान रह जाती है, वही लड़का जो हाल ही में पॉपुलर हुआ है। वो उसे बताती है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है क्योंकि चुंगना एकदम पागल है। जबकि हमारा लड़का समझता है, वो जानना चाहता है कि क्या केवल शिक्षक ही विशेष सिमुलेशन क्षेत्र में जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसे पता चलता है कि अन्य लोग भी अनुमति होने पर ऐसा कर सकते हैं, खासकर अगर वे क्लास मॉनिटर हों। क्लास मॉनिटर डेटा प्रबंधन अनुमति, एप्लीकेशन अनुमोदन और छात्रों के लिए होलोग्राफिक फील्ड के उपयोग जैसी कई चीज़ों तक पहुंच सकता है। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए वही मॉनिटर बिना किसी अनुमोदन के अपना आवेदन जमा कर सकता है और फील्ड का उपयोग कर सकता है। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया उसे दिखाई जाती है। उसे बस फील्ड के लिए छात्र मोड सक्रिय करना है और प्रशिक्षण सिमुलेशन शुरू हो जाएगा। शाओलिन अपनी सीनियर को बड़ी मदद के लिए धन्यवाद देता है, हालांकि वो उसे ताना मारती है कि उसका उत्साह नहीं बढ़ा है क्योंकि नए लोग अक्सर अस्वीकार कर दिए जाते हैं। मज़ेदार तरीके से भाई को एक ही पल में मंजूरी मिल जाती है, जिससे उसे बकवास करनी पड़ती है क्योंकि इस प्रक्रिया में आमतौर पर पूरे 3 हफ्ते लगते हैं। सिमुलेशन मोड केवल सीनियर्स के लिए है क्योंकि इसमें कम से कम 500 पॉइंट लगते हैं। फेल होने पर वो पॉइंट भी बेकार हो जाते हैं। इससे शाओलिन को समझ आता है जिसके बैंक में अभी 800 पॉइंट हैं, इसलिए वो फेल नहीं होना चाहता। साथ ही उसे प्रिंसिपल की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि टॉप 3 स्टूडेंट्स को नई दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। हर मॉनिटर को एग्जाम के बाद फिर से चुना जाएगा ताकि ये मौका दोबारा न मिले। वोंग ने भी उसे गिराने की साजिश रची ताकि हालात और ख़राब हो जाएं। फिलहाल क्लास 7 के टॉप डॉग्स शियाओ और वोंग डेलिन हैं। अगर वो मॉनिटर बन जाता है तो हमारा बेटा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और उसे सिमुलेशन फील्ड नहीं मिलेगा। इसलिए शाओलिन को हर हाल में मजबूत बनना होगा। सीनियर से बात खत्म करके वो चला जाता है, जबकि उसे लगता है कि ये लड़का बहुत मेहनत करता है, यही वजह है कि वो मॉनिटर बना। जिम क्लासरूम में लोग इस बात से हैरान हैं कि कोई घटिया स्टैटिस्ट क्लास मॉनिटर बन गया है। ये 6ठी क्लास का लियांग जुआ है। वोंग डेलिन बॉटल फोड़कर अपने काउंसलर पर इतना बेवकूफ़ी भरा फैसला लेने के लिए गुस्सा निकाल रहा है। वो अपने टीचर चिनवान को भी एक घटिया स्टूडेंट होने के लिए डांट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो निचले तबके के स्टूडेंट्स में दिलचस्पी ले रहा है। वोंग डेन निराश दिख रहा है और उसे अभी भी वो हार याद है जब शियाओई ने उसे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। उसका नौकर जुए कहता है कि पूरे 3 महीने इंतजार करने की बजाय अभी शाओलिन को सबक सिखा दिया जाए। देखिए, इस लड़के के एक सीनियर से कनेक्शन है और इसी वजह से वो शाओलिन को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। हमारे लड़के की बात करें तो वो अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए डेविड गॉगिन्स स्टाइल कार्डियो कर रहा है। ट्रेनिंग सेशन के बाद वो वापस डॉम जाने का फैसला करता है, जिससे उसे एहसास होता है कि रोज की ट्रेनिंग से उसे कितनी जल्दी फायदा होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है, वो काम नहीं करता, जिसका मतलब है कि उसे अंदर से बंद किया गया था।